तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हमने पढ़ा था, बाजार की डेफिनेशन वहां पे पढ़ी थी, कितने तरह के बाजार होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था, है ना, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ चुका हूँ, मैं ये आ चुका है, ये मैं मान के चलता हूँ, क्लियर। पार्ट नंबर 2 में भी मैं अभी बाकी बाजार में नहीं जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था जैसे पार्ट नंबर 1 में कि मैं पहले आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं, देन मैं वहां पे बताऊंगा जब वो खत्म हो जाएंगे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो वो एक्स्ट्रा पोर्शन करवाऊंगा वो आपके लिए नहीं होगा, वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो उन बच्चों के लिए होगा जिनके कोर्स में वो एकाधिकार, अल्पाधिकार या बाजार आ रहे होंगे, तो उनको वो करना होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी तो करवाना जरूरी है ना। तो जहां तक अभी चल रहा है अभी तो आपको भी करना है, मैंने बता दिया, मैं बता दूंगा जिस जिस जगह मैं बोलूंगा कि अब आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वहां तक जिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रोक लेना वहां पे वीडियो को, ठीक है ना, इस वाले चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद फिर एक चैप्टर और बच जाएगा हमारा, जो कि हमारा मार्केट में जो संतुलन होता है, बाजार संतुलन, वो चैप्टर रह जाएगा। फिर हम उसको भी कंप्लीट करके इस बुक को भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लियर है। जो बाजार संतुलन वाला चैप्टर है जिसके बाद है बेटा, वो सबके इसमें आ रहा है, आपके इसमें भी और सबके इसमें आ रहा है, तो वो तो करना मस्ट है, ठीक है ना, वो इसी चैप्टर के बाद हो पाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें फर्म कीमत स्वीकारक होती है, जबकि एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत निर्माता यानी निर्धारक होती है, खुद से कीमत निर्धारित करती है। इसको स्पष्ट करें। अब बात ये हो रही है कि आपके सिलेबस में एकाधिकार तो है ही नहीं, तो क्या ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए? तो बेटा ये क्वेश्चन यहां तक आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, इसको समझिए, तो उसका ही आंसर लिखवाया जा रहा है। जो बाकी एकाधिकार वाला पॉइंट है वो तो बेटा लास्ट में इतना सा पैरा है, जरा सा पैरा है, तो वो मैं लास्ट में लिखवाऊंगा जरूर, क्योंकि बाकी वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना उनका भी, ठीक है। तो वो तो लास्ट में आएगा, अभी आपका भी आंसर चल रहा है, आपका ही है स्टार्टिंग में, जो अभी और आएगा आंसर इसके बाद और लिखना मुझे बाकी है, वो इसी का ही आंसर है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का। देखो ध्यान से कैसे इसका आंसर मैं देने वाला हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है वो उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा किया जाता है। यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होगा, यानी जो कीमत का निर्धारण करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा करने वाले हैं, क्लियर। कुल मांग होती क्या है, इसने बोला कुल मांग से अभिप्राय सभी फर्मों की मांग के समस्त जोड़ से है, यानी जितनी भी फर्में थी, अगर उद्योग में 20 फर्में तो 20 फर्मों की मांग जो भी थी, जितनी भी मांग होगी उन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो जो निकल के आएगा वो कुल मांग होगा। और कुल पूर्ति से अभिप्राय सभी फर्मों की पूर्ति के समस्त जोड़ से है, जितनी भी पूर्ति है उन सबको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, मेरा कुल पूर्ति बन जाएगा। बात को समझो क्या कह रहा हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, यानी फर्म को कीमत स्वीकार करनी होती है, मैंने पढ़ाया था, क्यों, क्योंकि उद्योग कीमत को डिसाइड करता है, तो फर्में तो कीमत को मानती है सिर्फ। जबकि एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार बाजार वो बाजार होता है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है बेचने वाला सॉरी, जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है वो एक ही बंदा होता है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए, ये समझाना था मुझे। तो मैंने सबसे पहले लिखवाया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की जो कीमत का निर्धारण है वो उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा की जाती है, क्लियर। यहाँ पे कुल मांग से अभिप्राय सभी फर्मों की मांग के समस्त जोड़ से है, कुल जोड़ से, और कुल पूर्ति से अभिप्राय सभी फर्मों की पूर्ति के समस्त जोड़ से। यहां तक समझ में आ गया। देन उसके बाद जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वहां कीमत क्या होते हैं, स्वीकारक मानी जाती है। यानी जहां पे डिमांड और सप्लाई, यानी जो कुल मांग और कुल पूर्ति है दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पे फर्म क्या होगी, कीमत स्वीकारक होगी, वही कीमत सभी फर्मों को क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। यहां तक समझ में आ गया। साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना बेटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। मैंने इसके लिए देखो यहाँ पे कीमत लिखा है, यहाँ मात्रा लिखा है, यहाँ एक्स अक्ष, यहाँ वाई अक्ष लिखा है, यहाँ जीरो, और सेम मैंने यहाँ पे इसके सामने एक और बनाया है क्योंकि ये इसी फॉर्म में बनेगा, बिल्कुल सामने सामने। अब हम क्या करेंगे, एक मैं डिमांड कर्व बना देता हूँ। सपोज करो ये डिमांड कर्व है आपका, इसको मैं डी लिख देता हूँ, आप स्केल का यूज करोगे, मैंने बोल दिया, ठीक है। ये आपका सप्लाई कर्व है, सपोज करो ये आपका क्या है, सप्लाई कर्व है। तो ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया। जहां पे ये कट करेंगे, ठीक है,
ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, नहीं संतुलन की अवस्था होती है बेटा, क्या होती है, संतुलन की अवस्था होती है। और यहां से इधर मिला लेंगे हम सीधा सीधा स्केल से, ठीक है, स्केल से प्लीज स्केल से मिलाना, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा मिलाना। ये जो प्राइस होगा, ठीक है, यही वो प्राइस है जहां पे कीमत स्वीकारक होगी, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब संतुलन की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पे डिमांड इक्वल टू है क्या है, सप्लाई, जहां पे डिमांड क्या है, इक्वल टू है किसके, सप्लाई के, मांग जो है बराबर है किसके, पूर्ति के। यहां तक समझ में आ गया। और यहीं पे ही जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कीमत स्वीकारक पॉइंट, स्वीकारक, यानी जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट पे जो कीमत निकल के आ रही है वही कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी। अब इसको मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लेता हूं, तो ये इस तरह से यहाँ पे जाएगा बेटा, ये इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा लास्ट जो मैंने पार्ट बनाया था उसमें जो कर्व जा रहा था कुछ इस तरह का जा रहा था, और यहाँ पे मैंने लिखा था ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी, ये सब बराबर ही होते हैं, ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी। और इसको मैंने कहा था एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर बताया था मैंने। और साथ साथ मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी थी, ईडी यहाँ पे जो होता है वो इन्फिनिटी होता है बेटा, अनंत होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का बनाता तो ये कर्व बन कैसे रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले डिमांड सप्लाई बनाया, जहां पे कट करा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी संतुलन की अवस्था होती है, जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में बराबर होती है। इसी पे ही कीमत स्वीकारक निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कीमत निकल के आ रही है यही वो कीमत है जो कि फर्मों को माननी पड़ती है। तो ये मैंने डिमांड सप्लाई बनाया किसका, फर्म का बनाया या उद्योग का बनाया, देखो ध्यान से पढ़ो जरा। लिखा है ना उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा, तो ये उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा की जा रही है। तो उद्योग की कुल मांग कुल पूर्ति जहां पे कट करेगी वहां पे जो कीमत निकल के आएगी वही कीमत स्वीकारक होगी, इसको आगे आगे बढ़ा देना। तो ये हमारा कर्व बन जाता है किसका, ये ग्राफ बन गया हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। किसका बन गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। बच्चे देखो इससे आसान तरीके से और अब क्या समझाऊं, ठीक है, कर्व देखो इतना आसान तरीके से बना तो दिया मैंने अपनी तरफ से, तो बना दिया। बाकी देखो अगर आपको और कोई आसान तरीका लगता है उसको बनाने का तो आप देख लेना, बट मेरी तरफ से तो सबसे आसान तरीका बेटा यही है, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि, फटाफट से नोट डाउन करो यहां तक। अब आगे देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है, उसके बाद जो मैंने ग्राफ बनाया है उसके बाद है, इसके अंतर्गत सभी फर्मों को उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। यानी इसके अंतर्गत जो सभी फर्में हैं उनको उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि एक फर्म या फर्मों का कुछ समूह, एक फर्म या फर्मों का कुछ समूह अपनी व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कुल पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, बात को समझना क्या कह रहा है। इसके अंतर्गत सभी फर्मों को उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि एक फर्म या फर्मों का कुछ समूह अगर आपस में मिल करके अगर पूर्ति को चेंज करने की सोच भी रहे होंगे तो भी नहीं कर सकते। तो उसने लिखा अपनी व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कुल पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म जो होती है कीमत स्वीकारक होती है, इनको सिर्फ कीमत स्वीकार ही करनी पड़ती है, क्योंकि कीमत बनाएगा कौन, कीमत निर्धारित कौन करेगा, उद्योग, उद्योग करेगा कीमत निर्धारित और जो फर्म है वो करेंगे कीमत स्वीकारक। क्लियर, उद्योग क्या कर रहा है, कीमत को निर्धारित कर रहा है और फर्म उसको स्वीकार कर रहा है। जबकि इसने लिखा है एकाधिकार बाजार में केवल एक ही फर्म होती है, यानी जो सप्लायर है, बेचने वाला है, ठीक है, फर्म है, वो एक ही होती है। तो एकाधिकार बाजार में सिर्फ एक ही फर्म होती है जिसका अपनी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किस पे, अपनी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, कितना करना है, कितना उगाना है, क्या करना है, सब उसका अपना पूरा नियंत्रण होगा, कितना बनाना है। इसलिए एकाधिकार बाजार में जो फर्म होती है वो कीमत निर्माता होती है, या इसको निर्धारक भी बोल सकते हैं। तो बताओ, इसका तो इतना सा आंसर था, तो आपको पढ़ना तो चाहिए ना वैसे। तो जबकि एकाधिकार बाजार में केवल एक ही फर्म होती है जिसका अपनी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, वो जिस ढंग से चाहे, जो मन आए उस कीमत पर वस्तु को बेच सकती है, उसकी उतनी मात्रा बेच सकती है जितना उसका मन करेगा, ठीक है ना। इसलिए एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत निर्माता यानी निर्धारक होती है, और जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें फर्म जो है कीमत स्वीकारक होती है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो मैं आपको ज्यादा ही कराऊंगा, कम तो कराऊंगा नहीं, है ना। फिर भी मुझसे कोई चीज छूट जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन एक और करते हैं जरा।
अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर या फिर ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी क्यों होता है, एक काल्पनिक तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें ए आर मतलब हो गया औसत आगम यानी औसत संप्राप्ति, और एम आर मतलब हो गया सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति, जो मर्जी बोलो, ये बराबर क्यों होते हैं, या फिर औसत आगम सीमांत आगम कीमत और डिमांड, ठीक है ना, क्योंकि ए आर को फर्म का डिमांड करो कहते थे ना, बताया था ना। तो ये बराबर क्यों होता है, एक काल्पनिक तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाना है। तो मैंने लिखा है इसमें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। ये आपको पता ही है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है वो उद्योग के द्वारा किया जाता है, और सभी फर्मों को वो कीमत क्या होती है, स्वीकार करनी पड़ती है। क्लियर हो गया। इसलिए वस्तु की एक समान कीमतें प्रचलन में होती है। वस्तु की एक समान कीमतें क्या होती है, प्रचलन में होती है, मतलब चल रही होती है। क्यों, क्योंकि उद्योग ने कीमत डिसाइड कर ली, और जो उद्योग ने अगर कीमत डिसाइड कर ली, निर्धारित कर दी, वो चलती रहती है। क्लियर हो गया। कीमतों के एक समान होने की विशेषता के कारण, यानी कीमत एक समान होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर या फिर ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी होता है। तो इसने क्या बोला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। जो उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति है ना, उनकी शक्तियों के द्वारा किया जाता है, और सभी फर्मों को वो कीमत क्या करनी होती है, स्वीकार करनी होती है। क्लियर हो गया। इसलिए वस्तु की एक समान कीमतें क्या होती है, प्रचलन में होती है, चल रही होती है, और कीमतों के एक समान होने की विशेषता के कारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर या फिर ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी होता है। तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। देखो मैंने भी तो ज्यादा बना के बोला ना, जितना लिखा उससे ज्यादा बोल दिया है ना। अगर नहीं सुना आपने ध्यान से तो वीडियो को बैक करो, देखो दोबारा मैंने क्या बोला था, ठीक है ना। चल, अब इसे निम्न तालिका और रेखाचित्र द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कीमत ले रहा हूँ। देखो कीमत, मैं प्राइस, कीमत मतलब प्राइस हो गया। बोलो क्या ले, 2 3 5 6 जो तुम्हें मन करे। चलो 5 लेके देखते हैं। चलो तो 5 5 5 5 और 5, यानी कीमत एक जैसी लेनी है। 5 लेने तो 5 लो, 10 लेने तो 10 लो, 20 लेने तो 20, जो एक ही लेनी है, मगर क्योंकि कीमत एक समान रखनी है ना। तो कीमत रख लिया। अब इससे निकालूंगा मैं टी आर। टी आर निकालना आपको आती है बेटा, मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है। टी आर निकलता है पी इंटू क्यू से। कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू से निकलता है, या इसको ये भी बोल देते हैं ए आर इंटू क्यू, क्योंकि पी और ए आर तो एक जैसे ही होते हैं। पी और ए आर तो सेम होते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी 5 5 जा 25। ये निकल गया। टी आर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एम आर निकाल सकता हूँ। पहले यूनिट में दोनों बराबर होते हैं, तो ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। अब 10 में से 5 गया 5, 15 में से 5 गया तो 15 में से 10 गया 5, ठीक है ना। 20 में से 15 गया 5 और 25 में से 20 गया 5, तो 10 में से 5 गया 5। पहला वाला 5 तो सेम, क्योंकि पहली यूनिट में सब बराबर होता था, बताया था ना। फिर 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गए 5, अब 25 में से 20 गए तो भी 5। और ए आर तो आपको पता है, ए आर और पी जो सेम ही होते हैं, तो जो पी है वही ए आर हो जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ए आर, एम आर और पी ये तीनों क्या है, सेम हो गए। अब आप बोलोगे डी कहाँ रहेगा, देखो ए आर एम आर तो आपको समझ में आ गया ना, ए आर एम आर तो बराबर आएगा। डी तो फर्म का डिमांड कर्व होता है ना, डिमांड का। अरे ए आर को तो फर्म में डिमांड कर कहते हैं, इसलिए ए आर ही आपका डी हो जाता है। यहां तक तो समझ में आ गया। इसके बाद अब आप इसका डायग्राम बना के अगर देखें तो कैसे बनेगा डायग्राम, बार बार बना चुके हैं, मुझसे पहले आप बना लो चाहे तो। ऐसे करना है, स्केल का यूज करना है, एक्स वाई लिखा, यहाँ पे कीमत लिख लो, यहाँ 0 लिख लो, यहाँ मात्रा लिख लो, क्यू लिख लिया, ठीक है ना। और इस तरह से ये आ गया।
ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी, जहाँ पे ई डी क्या है, नॉट डिफाइन है, और चाहे तो यहाँ पे वही चीज एक्स अक्ष के क्या है, समानांतर। समानांतर देख लेना, ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिखा था, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना समानांतर वैसे लिखते हैं नहीं लिखते, ठीक है ना। चलो ये सब था, ये हम 12 बना चुके हैं। अब तो आपको रट्टा लग गया होगा इस चीज का, ठीक है। तो देखो इस पार्ट को तो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब फेस टू फेस बैच पढ़ाने इस टाइम पे, तो मैं इस पार्ट को यहीं पे रोक रहा हूँ। इससे आगे देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से रिलेटेड मैं सब कुछ पहले खत्म करा दूं, उसके बाद मैं बाकी बाजारों पे जाऊंगा। क्लियर है ना, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो बेटा। और देखो जिन बच्चों को ना ये बाजारा चैप्टर नहीं आया समझ में, आपके दोस्तों को भी, स्कूल में तो इतने सारे दोस्त होंगे आपके, यार सबको बताया करो, मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर लो आप भी, ताकि क्या नाम है मुझे तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिले, मेरे को भी लगे ना कि क्या नाम है बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज मैं आपसे, देखो आप सब मेरे दोस्त हो तो मैं आपसे ये सब चीज़ें क्या शेयर कर सकता हूँ, ये हो सके। अगर आपको देखो मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो बात अलग है, बट अगर आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में भी आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी करवाया करो दोस्तों से, ठीक है, जो भी जान पहचान के लोग हैं उनसे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।